अब आइए कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लें वो कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। दो वेक्टर जब ऐड होगा इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स तो क्या होने जा रहा है। लेट्स स्टडी दोस थिंग्स। तो सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि इक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं। तो देखिए समझिए इसको। हम लोगों ने ये देखा कि वेक्टर्स जो क्वांटिटीज होती हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, राइट। तो मैं ये दो पेन ले रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अभी आप क्या बताएंगे इन दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं। डायरेक्शन भी सेम है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली इफ दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज सेम। दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, राइट। तो इसको मैं लिखा दे रहा हूं, two vectors A and B are said to be equal if and only if they have same magnitude and direction, same magnitude and direction. For example, ये वेक्टर A है, सपोज के लिए दिस इज A इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट मैं लिख रहा हूँ, राइट। और एक वेक्टर मैंने यहाँ दिया अलग है, वो B इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, यानी स्पेस में वो कहीं भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मैं इन दोनों वेक्टर को ले रहा हूँ, ये एक वेक्टर यहाँ है, जो भी लेंथ आप इसका माने 10 सेंटीमीटर सपोज, और वर्टिकली अपवर्ड। ये दूसरा वेक्टर है, स्पेस में हमने कहीं और रखा है, ये भी इसका भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन भी इसका वर्टिकली अपवर्ड, इसका भी वर्टिकली अपवर्ड ही है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, हालांकि स्पेस में ये अलग अलग जगह पे हैं प्रेजेंट, तब भी ये दोनों वेक्टर्स इक्वली होंगे, राइट। तो आप समझिए इसमें देखिए मैं कैसे मालूम करूंगा कि दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, दोनों का डायरेक्शन यहाँ भी ईस्ट है यहाँ भी ईस्ट है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया। दैट मीन्स हियर वी कैन राइट A इज इक्वल टू B, ठीक है ना। तो इक्वल का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इसके बिल्कुल नीचे ही आप ड्रॉ करें ऐसे तब जाके वो इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी दे सकते हैं, सिर्फ कंडीशन क्या है कि आप चेक कर लें कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो दे विल बी इक्वल, अगर सेम नहीं है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ डिफर करती है, यानी या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डिफरेंट हो जाए, या उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, या दोनों डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में A और B इक्वल नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप देखिए एक पॉइंट में लिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पहले समझा दो, उसके बाद फिर उसको मैं लिखा दूंगा कि एक वेक्टर जो है अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए स्पेस में उसको हम कहीं भी ले जाएं तो वो वेक्टर चेंज होगा या नहीं। आप इस पर ज़रा गौर करें, सोचें। जैसे मैं एक इस वेक्टर को ले रहा हूँ, कोई लेंथ आप मान लें 10 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम कर लिया, और इसका डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड है। तो इस वेक्टर चाहे मैं यहाँ रखूँ, इसका नाम मैंने दे दिया A, राइट, ABC कुछ भी नाम दे दिया, मैंने इसको A नाम दिया है। तो अब ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज अपवर्ड। अब मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले जा रहा हूँ, तो क्या ये वेक्टर का नाम बदल जाएगा या वही रहेगा? ये वही रहेगा, बिकॉज ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, राइट। तो एक वेक्टर चेंज कब होता है? जब या तो उसका आप मैग्नीट्यूड बदल दें या उसका डायरेक्शन बदल दें या दोनों चेंज कर दें। तो अब इस वेक्टर को मैं चाहे स्पेस में कहीं भी ले जाऊँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रखता हूँ मैं, तो ये स्पेस में चाहे कहीं भी रहे, इसका नाम यानी ये वेक्टर चेंज नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए अभी यहाँ पे वेक्टर ऐसे है, इसके बाद मैं यहाँ आने के बाद इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, तो अब ये जो एंगल बन गया, ये एंगल, राइट, एक वेक्टर ये वर्टिकल था पहले, अभी ऐसे कर दिया हमने, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल की वजह से क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ये वर्टिकली अपवर्ड था, अब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। तो अब इस केस में ये वेक्टर सेम नहीं रहा, यहाँ A था तो यहाँ जाने के बाद ये B हो जाएगा या C हो जाएगा, जो भी हम मान लें, बट इट विल नॉट रिमेन द सेम। That means a vector is not changed if it is shifted parallel to itself. Parallel मतलब आप पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए, डायरेक्शन के पैरेलल। तो आप ड्रैग करके कहीं भी ले जाए, इट विल नॉट चेंज, राइट। तो मैं इसको भी लिखा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं इसको यूज भी करूंगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड
if it is shifted parallel to itself anywhere in their space, anywhere in the space, यानी स्पेस में आप चाहे कहीं ले जाएं, अगर उसको आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तब वो वेक्टर सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट वेक्टर किसे बोलते हैं। पहले इसको दिखा दो मैं, पहले शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर चाहे, जैसे सपोज के लिए आपने यहाँ पे एक वेक्टर ए रखा है 5 मीटर ईस्ट, अब इसको आप शिफ्ट करके यहाँ ले आइए, इसको ड्रैग कीजिए, ड्रैग करके चाहे यहाँ आप ला दीजिए, सपोज के लिए कहीं भी यहाँ ले आए, तो यहाँ भी ये 5 मीटर अगर डायरेक्शन वगैरह आपने चेंज नहीं किया तो ये ए ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो पहले अच्छा इसको स्पेस में बाहर ले आए तो कहीं भी ले जाए, अगर उसका आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखा है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो खैर ये बात आपको क्लियर होगी। अब आइए नेक्स्ट में पढ़ने जा रहा हूँ अपोजिट वेक्टर्स। तो अब लिखाने की जरूरत नहीं, इसको आपसे समझ लेंगे होंगे, इस तरह का कोई डेफिनेशन आता भी नहीं है एग्जाम वगैरह में। तो देखिए अपोजिट वेक्टर्स उसको बोलेंगे, दो वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज ए 5 मीटर ईस्ट में लिख रहा हूँ, और एक बी। तो अपोजिट का ये मतलब नहीं हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, अपोजिट का मतलब उल्टा। तो डायरेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, अगर मैं ये लिखूँ इक्वल एंड अपोजिट तब मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो मैं यहाँ भी उसी की बात कर रहा हूँ, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हो गया बी, दिस इज 5 मीटर, अब चूंकि डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ये हो गया वेस्ट, ये ईस्ट है और वो वेस्ट। तो ऐसे दो वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिर्फ अपोजिट की बात करूं मैं, अपोजिट ऑफ अ वेक्टर ए, तो उसका मीनिंग अलग होगा। मैं यहां लिख रहा हूं दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड राइट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंट समझिए, इंपॉर्टेंट बात है एक चीज जो इसके साथ इसको जब आप ऐड करोगे ऐसे दो वेक्टर्स को जो इक्वल एंड अपोजिट होगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है। तो whenever two equal and opposite vectors are added you are going to get zero resultant, right? जैसे कैसे भाई ए और बी को जब आप ऐड करोगे तो आप इसको जस्ट डिस्प्लेसमेंट के टर्म में समझे कि एक आदमी है जो पहले 5 मीटर ईस्ट गया राइट, अब उसके बाद वो फिर उधर से लौट आया 5 मीटर वेस्ट, ठीक है ना, पहले ईस्ट गया फिर उधर से वेस्ट आ गया 5 मीटर, सेम डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ईस्ट में, उतना ही लौट के चला आया वेस्ट की तरफ। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, जहां पे था वहीं पे लौट के आ गया। तो अल्टीमेटली जब भी आप इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करोगे तो द सम ऑफ दोस टू वेक्टर्स द रिजल्टेंट विल बी जीरो, यू आर गोइंग टू गेट जीरो रिजल्टेंट। तो मैं इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, बल्कि वो वो नोटेशन भी मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ कि टू इक्वल एंड opposite vectors, two equal and opposite vectors when added, जब भी ऐसे दो वेक्टर्स को आप ऐड कीजिएगा when added give क्या देते हैं, give zero resultant। बेसिकली वेक्टर के सम को, यानी वेक्टर सम को रिजल्टेंट बोलते हैं, वेक्टर सम। तो इस तरह के दो वेक्टर जब आप ऐड करोगे तो उनका जो वेक्टर सम आएगा जिसको आप रिजल्टेंट बोलते हो वो जीरो मिलने जा रहा। तो मैं इसको लिख दूं, यानी ऐसे दो वेक्टर्स जब आप ऐड करोगे यहाँ पे a प्लस बी, 5 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर वेस्ट, तो यू आर गोइंग टू गेट जीरो रिजल्टेंट। तो यहाँ ऐसे जीरो लिखे, सिर्फ जीरो नहीं रखना है, बिकॉज दो वेक्टर का सम स्केलर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे मैंने एरो दिया है, तो दिस टू आर वेक्टर्स, इनका सम भी तो वेक्टर ही होगा ना। जाहिर बात है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो सिमिलर क्वांटिटीज के साथ होती है, तो उसका एडिशन भी सेम नेचर की क्वांटिटी आएगी और सब्ट्रैक्शन भी सेम नेचर की क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो द रिजल्ट शुड आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस पे भी एरो साइन दिया जाता है। हालांकि जीरो वेक्टर इसको बोलते क्या है, ये जीरो वेक्टर भी कहलाता है, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। और जाहिर बात है कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा तो आप उसके डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हो, नहीं डिफाइन कर सकते तो से इट इज इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड। डायरेक्ट इसका जो डायरेक्शन है इट इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन इज
इनडिटर्मिनेट, माने आप उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, वो आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो एनीवे सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि इट्स अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड हैविंग इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज अ वेक्टर। इसको आप स्केलर नहीं बोल सकते। मैं बार बार बता रहा हूँ कि दो वेक्टर का सम स्केलर नहीं होना जा रहा है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेक्टर। ये दिमाग में ऑलवेज याद रखिएगा। ये कहीं बुक में आप देखेंगे सिर्फ जीरो लिख देगा, तो वो अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि वो गलत है, वो उस तरह का नोटेशन नहीं होना चाहिए कि a प्लस बी सिंपली जीरो स्केलर। तो ये बात याद रहनी चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स व्हेन एडेड गिव जीरो रिजल्टेड। अच्छा, अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, किसी को अगर याद, निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा? वो भी वही है, निगेटिव ऑफ वेक्टर a इज अ वेक्टर, क्या होगा? वेक्टर a का नेगेटिव क्या होगा? वही अपोजिट, इज अ वेक्टर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ a, राइट? मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, खाली उसका आपको क्या, उसका आपने निगेटिव बना दिया है। मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ a, बट डायरेक्शन opposite to it, opposite to it। फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिया वेक्टर, मैं फिर वही लिख रहा हूँ, दिस इज 5 मीटर ईस्ट। इसका निगेटिव अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा? जस्ट इस तरह कर दें, इसको आप लिखेंगे माइनस ए, दिस इज 5 मीटर वेस्ट हो गया। तो ये माइनस ए का निगेटिव है, सो निगेटिव ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो वही है, इन दोनों को भी जब आप ऐड करोगे, अगर इन दोनों वेक्टर को भी अगर आप ऐड करने जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट जीरो रिजल्टेंट। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में जरा उसको समझिएगा कि कोई भी वेक्टर जब आपके पास होता है, दिस इज अ वेक्टर, तो हर वेक्टर का, दिस इज वेक्टर, हर वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलते हो? दिस इज अ टेल, राइट? एंड दिस जो एंड पॉइंट होता है, दिस इज द हेड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है? तो अगर आप इसको ऐसे समझो कि भाई एक डिस्प्लेसमेंट है, एक आदमी एक जगह से मूव किया स्टार्टिंग पॉइंट से, जाके एंड पॉइंट पे कहीं रुका। सो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। स्टार्ट हेड, टेल जो है उसका ए पे है और हेड कहाँ पे है? बी पे। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट कहाँ पे है? बी पे। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ। आप ये बताओ कि किसी आदमी को या किसी पार्टिकल को जिसने ए से बी का डिस्प्लेसमेंट तय किया है, क्या उस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ही पाथ होगा या यू आर गोइंग टू हैव इनफाइनाइट पाथ्स? ए से बी जाने का कोई एक ही रास्ता हो सकता है या इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं? इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। वो देखिए कैसे, ए से बी आप एक तो डायरेक्ट चले गए, एक आप ऐसे भी जा सकते हो। फर्स्ट यू गो ए टू सी, देन यू गो सी टू डी एंड देन यू गो डी टू बी। इस केस में भी आपसे अगर कोई पूछे कि इस वाले मूवमेंट में पहले आप ए से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से बी गए, इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए टू बी, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस सीधा ए बी का और ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, उन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिला? अगेन ए बी। क्लियर है? दैट मीन्स कि वी कैन राइट डाउन वेक्टर ए बी एज ऑल्सो इक्वल टू, यानी इन तीनों वेक्टर का एडिशन भी क्या होने जा रहा है? दिस इज ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। यानी जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपको ए बी ही मिलेगा। आप ए से सी गए, सी से डी गए, फिर डी से बी गए, तो अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? ए से बी। इसी को अगर आप कोई आदमी ऐसे ले ले, इस तरह से ए से ई एंड देन ई से बी। मैं अभी पढ़ाऊंगा, असल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हेड टेल मेथड, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक ग्राउंड बन जाए तो फिर उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस केस में भी आप जरा समझाइए कि कोई आदमी ए से ई गया, फिर ई से बी गया, तो इस पूरे मूवमेंट में भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से बी, यानी सेम वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन डाउन एज ए बी इज आल्सो इक्वल टू ए ई प्लस ए बी, है या नहीं? तो इस तरह से अगर आप सोचें इसको अगर आप एक्सटेंड करो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं सेम वेक्टर ए बी को लिखने के लिए? आप 3 स्टेप में जाओ, 4 स्टेप में जाओ, 5 स्टेप में जा सकते हैं, 6 स्टेप में जा सकते हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स आपके पास हैं। और किस तरह से अल्टीमेटली आपको करना क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए होना चाहिए, एंड पॉइंट बी होना चाहिए। यू आर हैविंग इनफाइनाइट वेज टू अचीव दिस टास्क। ए से स्टार्ट करें, बी पे पहुंच जाए, चाहे जैसे जाना चाहें। आप चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं,
लाइक दिस, फिर आप पहुंच गए। तो इसका भी अगर आप सम करेंगे सारे वेक्टर से तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट वेक्टर ए बी। यानी एक वेक्टर ए बी को जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, इसको इसी वेक्टर को अचीव करने के लिए, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अचीव करने के लिए आपके पास इनफाइनाइट वेज है। यानी कई दो वेक्टर का सम भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा, 3 वेक्टर के सम में भी लिख सकते हैं, 4 वेक्टर का सम करके भी लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट वेक्टर का सम करके भी आप इस डिस्प्लेसमेंट को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ वेक्टर्स या मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्केलर जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मास, फॉर एग्जांपल 2 kg और 3 kg मास आपने ले लिया, तो ये 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक अगर आपसे कहा जाए तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, 2 + 3 5 kg हो जाएगा। आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 3 kg - 2 kg 1 kg। तो ये जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये स्केलर्स के साथ तो हम लोग जानते हैं कैसे करना है, लेकिन वेक्टर्स में इनका प्रोसेस, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, अब हम लोग आगे वही पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो इसको अच्छी तरह समझिएगा, बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो हम मुझे आगे बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैकेनिक्स में, कई वेक्टर्स के साथ आपको कई वेक्टर्स को आपको फेस करना है। फोर्स है, वेलोसिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन है, टॉर्क्स हैं, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यू शुड नो दिस। तो चलिए हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सब यानी क्या क्या पढ़ना है मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे a + b + c लाइक दिस, जितने भी वेक्टर्स होंगे कैसे ऐड किया जाता है, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। जैसे ट्रायंगल लॉ है, पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, पॉलीगॉन लॉ है, कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन है। तो ये सारे लॉज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं एक से दूसरे को, a - b या b - a जो भी, तो इसको किस तरह से कैरी आउट करते हैं वो भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें आपको 2 तरह की चीज़ें आएंगी, a.b, a × b, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब तो मैं लिखा रहा हूँ जस्ट, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर है, प्योर नंबर, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। एक चौथी चीज़ है वो है डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी वेक्टर को आप किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत है ना। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये नॉट डिफाइंड, यानी डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। क्यों? आप सोचना कि भाई मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि भाई एक वेक्टर हो, सपोज करिए आपके पास 2 फोर्सेस हैं, एक है 5 न्यूटन ईस्ट और दूसरा है 5 न्यूटन नॉर्थ। सपोज के लिए 2 फोर्सेस हमने आपको दिया, एक 5 न्यूटन ईस्ट, मैं लिख ही दे रहा हूँ 5 न्यूटन ईस्ट, और उसको डिवाइड मैं कर रहा हूँ 5 न्यूटन ईस्ट बाय नॉर्थ। इसका मीनिंग आप मेरे को बता दो। तो क्योंकि डायरेक्शन बाय डायरेक्शन तो मीनिंगलेस है, ईस्ट बाय नॉर्थ से क्या मतलब आएगा, इट इज मीनिंगलेस। सो दैट इज व्हाई इट इज अनडिफाइंड। आप इसको और भी सोच सकते हैं, इसी पैटर्न पे आप सोच सकते हैं क्या रीजन है, क्यों डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको इस तरह से मिल सकता है, डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप किसी वेक्टर को डिवाइड कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट में मिल जाए या ऐसे मिल जाए, ये भी मैग्नीट्यूड ही हुआ, या ए का मैग्नीट्यूड हो या बी का मैग्नीट्यूड हो या किसी के मैग्नीट्यूड से। तो असल में है क्या कि फिर ये वेक्टर नहीं है, इट्स ए प्योर नंबर। भाई मैग्नीट्यूड कोई ना कोई वैल्यू होगी एंड दैट इज स्केलर वैल्यू, तो वो स्केलर से आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद रखिए कि डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लिख लीजिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्लियर। इसमें जो सबसे पहला मेथड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन एज हेड
टेल मेथड, राइट। इस मेथड का यूज, इस पे क्वेश्चन अब नहीं आते वैसे ना बोर्ड में ना कॉम्पिटिशन में ऑब्वियसली, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। तो अब तो एनालिटिकल मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके जरिए हम लोग आसानी से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का एडिशन निकाल सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये है बड़ा कंसेप्चुअल मेथड, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पहले आए थे और उसका किस तरह से यूज़ क्या है इस कंसेप्ट का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, हेड टेल है क्या, वो हमने यहाँ समझा दिया। हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो टेल कहलाता है, जो एंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ दैट वेक्टर। अब इस मेथड से एडिशन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। ये कहता क्या है कि सपोज कर लीजिए आपके पास तीन वेक्टर्स दे रखा गया है, ए इज इक्वल टू सपोज 2 मीटर ईस्ट, राइट। इसके बाद आपको दे दिया जाए बी एंड बी सपोज 4 मीटर नॉर्थ। इसके बाद एक तीसरा वेक्टर है लाइक दिस, ये आपको इस तरह से कुछ दिया गया है सी वेक्टर एंड सपोज दिस इज 8 मीटर। इस तरह से स्पेस में स्कैटर्ड वेक्टर्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि जस्ट ऐड दीज वेक्टर्स और फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स और फाइंड द वेक्टर सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हेड टेल मेथड बोलता क्या है कि जाहिर सी बात है अल्टीमेट इसमें निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी प्लस सी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज द वेक्टर सम, यू हैव टू ऐड दीज वेक्टर्स। तो आप a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए आप किसी भी वेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, यानी ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। चाहे जिस ऑर्डर में भी आप ऐड करें, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। तो ये मेथड ये बोलता है कि आप किसी एक वेक्टर को पिक कर लो पहले आप, राइट, और उसको एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए। तो सपोज के लिए कि मैं ए से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ए को हमने पिक किया, तो इस मेथड के हिसाब से देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि पिक एनी वन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, किसी वेक्टर से आप स्टार्ट कर दो। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए हमने एक ले लिया वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, ए इज 2 मीटर ईस्ट। इसका ये टेल है और ये हेड हो गया, क्लियर है। टू दी स्केल आप ड्रॉ कर लो, आप जैसे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो कोई एक स्क्वायर या 2 स्क्वायर मान के किसी 1 मीटर के बराबर मान लें, आप कर सकते हैं जो अच्छा लगे देखने में। तो ये इसी अब इसमें क्या जाहिर है कि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से मान लिया, किसी ने 4 स्क्वायर का 1 मीटर मान लिया, किसी ने 2 स्क्वायर का मान लिया, तो उस हिसाब से ग्राफ उसका थोड़ा अलग अलग टाइप का दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आनी चाहिए। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अगला क्या है, इसके टेल पे, हेड टेल मेथड का मतलब ये हुआ कि पहले आपने सबसे पहले एक वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, इसके बाद अगला वेक्टर जो भी आप लेंगे उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लें कि ए के बाद आप बी ही लें, कोई जरूरत नहीं, आप ए के बाद सी भी ड्रॉ कर सकते हो, सी के बाद आप बी ले सकते हो, किसी भी ऑर्डर में ड्रॉ करें, किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ लिखते जाएं या रखते जाएं, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। एनीवे अभी हम सिस्टमैटिकली चल रहे हैं। ए के बाद इस मेथड के हिसाब से अगला वेक्टर मान लिया हमने बी रखना है फिर आगे, तो बी को एज इट इज ड्रैग करना है, ड्रैग कर करके लाके इसके हेड पे रख देना है, यानी पहला वेक्टर तो आप ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद जो भी अगला वेक्टर आप ला के इस पे प्लेस करेंगे उसको आपको इस तरह से प्लेस करना है कि हर अगले वेक्टर का टेल उसके प्रीवियस वेक्टर के हेड पे हो। तो यू हैव टू प्लेस दोज वेक्टर्स इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ एनी वेक्टर लाइज ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। तो मैं बी को ड्रैग करूंगा और इस तरह से ड्रैग करके यहाँ लाके रखूंगा। ड्रैग इस तरह से करना है कि उसका डायरेक्शन वगैरह चेंज ना हो, मैंने तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, तो आप इसको उठाएं इस तरह से ला करके यहाँ रख दें। इसमें जो कंडीशन आपको मेंटेन रखना वो क्या है, बी इज कितना है 4 मीटर नॉर्थ, आपने ड्रैग किया लाके यहाँ रख दिया, राइट। उसका ना मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन। अब उसको प्लेस किस तरह से करना है, मैंने क्या कहा था कि हर अगले वेक्टर यानी इसका टेल इस पहले वाले के हेड पे होना चाहिए। तो 2 वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, अब तीसरा ड्रॉ करना सी, तो सी को कैसे लाऊंगा मैं, सी का लाके जो प्लेस करना है तो सी का टेल उसके पहले वाले वेक्टर के हेड पे होगा, इसको भी उठा के लाइए ऐसे अल्लाह के यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो ये रहा आपका सी, दिस वेक्टर इज सी। आप यहाँ दिखा दीजिएगा सी एंगल जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो मेंटेन्ड है, दिस इज 30 डिग्री एंड सी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर, लाइक दिस। तो इस तरह से जितने भी वेक्टर होंगे आप उनको ला के ड्रैग कीजिए, ड्रैग करके इस तरह से रखिए कि उसका टेल, जो वेक्टर आप ड्रैग करके ला रहे हो उसका टेल उसके जस्ट पहले वाले वेक्टर के हेड पे हो जाए, और ड्रैग करने में आपको उसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ बदलना वगैरह नहीं। जब एक बार सारा वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया तो इस मेथड के हिसाब से जो रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट यानी दैट वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। यानी इसके हिसाब से रिजल्ट हमको कैसे मिलता है, आपने सारा वेक्टर जो जो दिया हुआ आपने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा
कि पहले वेक्टर का टेल, तो पहला वेक्टर का टेल यहाँ पे है और लास्ट वेक्टर का हेड यहाँ है, राइट। इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे। अब ज्वाइन करने के बाद जाहिर बात है कि जो आप तो वेक्टर्स ऐड कर रहे हो ना, तो वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, तो उसमें भी एरो होना चाहिए। वो एरो हमेशा लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ होगा। उधर रखिए, इधर नहीं देना है, जो एंड पॉइंट है, जो लास्ट वेक्टर का हेड है, उधर एरो होना चाहिए। सो नाउ द वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स इज दिस वेक्टर। इसको आप आर लिखते हो, आर मतलब रिजल्टेंट, और ये इन तीनों का सम है, ए प्लस बी प्लस सी। आर का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट। क्लियर है। ये अल्टीमेटली देखिए इसी टाइप की चीज हो रही है। आपने तीन वेक्टर को ऐड किया तो कैसे होगा, यानी लिखना कैसे है, आर तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं, पॉइंट्स के नेमिंग कर दूं मैं, अगर ओ ए दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आप लिख सकते हो रिजल्टेंट का नाम क्या है, आर। आर वेक्टर को अगर आप दो पॉइंट में डिनोट करोगे, क्योंकि हर वेक्टर का दो पॉइंट होना ही होना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक जगह टेल होगा, दूसरा हेड होगा। तो आप उसको एक अल्फाबेट से भी शो कर सकते हो, और दो पॉइंट्स अगर लोगे तो आप हर वेक्टर को दो पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हो। तो जब भी डिनोट करेंगे तो याद रखिएगा पहला जो पॉइंट होगा वो टेल वाला होगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे आर वेक्टर जो हमें मिला है उसका टेल कहाँ पे है, ओ पे, और उसका हेड कहाँ पे है, सी पे। तो आर वेक्टर को अगर आप दो अल्फाबेट से आप शो करना चाहते हो तो ये ऐसे होगा, ओ सी। ठीक है, बिकॉज इस वेक्टर का टेल ओ पे है और हेड कहाँ पे, सी पे। तो जब भी आपको दो अल्फाबेट से शो करना होगा तो जाहिर बात है कि उसमें दो पॉइंट्स होते हैं हिडन। पहला जो है टेल का होगा, डिनोट करेगा, और अगला हो जाए हेड होगा, और इस पर से आप ऐसे से एरो पुट कर दें। क्लियर हो गया। अब ये जो सम आया है वो देखिए किस किस वेक्टर का सम है, ए का, बी का, सी का। तो पहले तो हमने ऐसे लिखा शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ सब वेक्टर जो है एक एक अल्फाबेट से हमने शो किया, और यहाँ सबको मैं दो दो से शो करूंगा। तो हर दो में क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट का पॉइंट होगा अल्फाबेट और एक एंड पॉइंट का। तो आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए को मैं क्या लिखूं, ए का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ये एंड पॉइंट, दिस इज ओ ए, राइट। देन बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी। अब फिर लास्ट में सी है, सी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, सी ए वेक्टर है ना, सी का स्टार्टिंग पॉइंट बी, टेल, और हेड कहाँ पे है, सी पे। तो दिस इज बी सी। तो ये है हेड टेल मेथड। हेड टेल मतलब कि हर अगले वेक्टर का टेल पहले वाले के वेक्टर के हेड पे होगा। इस तरह से अगर आपने ऐड किया तो आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए जब आप सीक्वेंस में चलते हो, ओ से स्टार्ट किया, ए पे खत्म हुआ, अगला ए से ही स्टार्ट होगा, फिर बी पे फिनिश हुआ, फिर बी से स्टार्ट किया, सी पे फिनिश हुआ। तो इसका रिजल्टेंट अगर आपको लिखना हो तो बड़ा आसान है, पहला पॉइंट यहाँ लिखिए और लास्ट वाला पॉइंट यहाँ लिखिए। ठीक है, यू विल गेट द आंसर, ओ सी। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी। देखिए ये चीज यहाँ भी फॉलो हो रही है। ए से हम देखिए बी तक पहुंचे हैं, तो अगर आप इसको कोई छुपा दे और कहे कि जरा इसका रिजल्टेंट बताइए, इसको मैं छुपा दे रहा हूँ, अब इसका कोई आपसे बोले कि जरा इसका रिजल्टेंट बताओ, तो अगर वो चीज़ फॉलो कर रहा है कि जहाँ पे हेड आता है वहीं से अगला वेक्टर का टेल शुरू हो जाए, तो जैसे ओ ए पे खत्म हुआ, अगला वेक्टर जो है उसका टेल ए पे है, ए से बी आया है, फिर इसके बाद वाला वेक्टर का टेल बी पे है। तो जिस पॉइंट पे एंड हो अगला उसी से स्टार्ट हो, तो इसका रिजल्ट करना बड़ा आसान है, पहले वाला पॉइंट लिख दीजिए, फिर आखिरी वाला पॉइंट लिख दीजिए। तो यहाँ भी वही चीज़ फॉलो हो रही है। देखिए ए से सी गए, फिर सी से ही स्टार्ट हो गया, सी से डी पहुंचे, फिर डी से स्टार्ट हो गया, डी से बी खत्म हो गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये पहला पॉइंट पहला यहाँ लिखिए ए और लास्ट वाला यहाँ लिखिए बी, इसका रिजल्टेंट हो गया। ये बहुत आसान है करना, राइट। अब देखिए इसके आगे हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से हेड टेल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक दो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, तो आप इसको जरा दिमाग में रखिएगा। और जो नोट्स हमने लिखाए थे कि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर जब ऐड करते हैं तो जीरो रिजल्टेंट मिलता है, किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बल्कि बताने जा रहा हूँ कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसको समझिए सब। अब ये मालूम करते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किस तरह से निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखिए सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ इस तरह के वेक्टर दिए हों अलग अलग, एक वेक्टर इस तरह से दे दिया जाए, जैसे वेक्टर ए, ये कुछ भी वैल्यू दे दी 3 मीटर नॉर्थ फॉर एग्जांपल। एक वेक्टर स्ट्रेट में ऐसे दे दिया हमने, और ये वर्टिकल से सपोज के लिए बना रहा है 60 डिग्री। दिस इज वेक्टर बी 7 मीटर। एक वेक्टर आपका कुछ इस टाइप से दे दूं मैं, जैसे सी, ये एंगल आप मान लीजिए 20 डिग्री है, दिस इज 5 मीटर।
और आपसे कहा जाए एंगल निकालने के लिए कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ये फर्स्ट है, दिस सेकंड, एंड थर्ड इज बी एंड सी। ये 3 क्वेश्चन। तो मैं एक चीज बता दूं कि दो वेक्टर्स के बीच का जब भी आपको एंगल निकालना हो तो याद रखिएगा कि वो कैसे निकलेगा कि आपको हर हाल में सारे वेक्टर्स को एक साथ एक जगह पर ले आए, इस तरह से कि उनका टेल्स कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना। उनको ड्रैग करके लाना अपने अपने पोजीशन से, और ड्रैगिंग में उनके डायरेक्शन को नहीं बदलना है। जिस तरह जो डायरेक्शन दिया हुआ है, जो मैग्नीट्यूड, आप उसको एज इट इज ड्रैग करके ले आइए विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इस तरह से ला के एक जगह उनका टेल एक जगह पे कर दिए ताकि उनके सारे वेक्टर्स के टेल कोइंसाइड कर जाए। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ, ये वेक्टर सपोज कर लीजिए, दिस इज वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि मुझे सिर्फ एंगल निकालना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अगला वेक्टर जो बी है वो कुछ इस तरह से, देखिए दिस वेक्टर इज बी, और ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री वर्टिकल से दिया हुआ है। देखिए दोनों का टेल कोइंसाइड कर गया। अब तीसरे को भी वैसे ही लेके आना है, इसको एज इट इज लाइए यहाँ पे ऐसे ऐसे ला करके ड्रैग करके यहाँ ला कर रख दीजिए ऐसे, ठीक है। बी को आपने क्या किया था, अब इसको एज इट इज ला करके यहाँ ड्रैग करके ऐसे रख दिया था। तो उसको एज इट इज ड्रैग करना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। उसको ऐसे लाइए, दिस वेक्टर इज सी एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 20 डिग्री। अब आप खुद बताओ कि जो भी एंगल वो आपसे पूछ रहा है, क्या आसान नहीं बताना? इट्स वेरी इजी। आपसे कहा गया कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों के बीच का एंगल एज इट इज गिवन है 60 डिग्री। तो आप यहाँ लिख लीजिए दिस इज 60 डिग्री। क्लियर? इसके बाद उसने पूछा है ए और सी के बीच का एंगल, तो ये रहा ए और ये रहा सी, आपको पास ये एंगल उसने पूछा है। तो ये 60, आप देखिए जरा सही है कि ये पूरा एंगल निकालने के लिए मुझे ये पहले एंगल चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल तक। तो ये 90 होता है प्लस 20, 110 होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप देखिए ये यहाँ तक 60 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये पूरा 90 होता है, ये 30 होगा बीच में कहीं ना कहीं। तो 60, 30, 90 और प्लस 20, 110। तो ए और सी के बीच का जो एंगल है दिस इज 110 डिग्री। क्वाइट इजी। एंड द लास्ट वन वाज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो ये रहा बी और ये रहा सी, इसके बीच का एंगल देखिए हमको 30 डिग्री अल्टीमेटली मालूम करना ही था। अब आपके ये एंगल चाहिए, तो ये रहा 30 और ये रहा 20, दोनों को ऐड कर दीजिए तो एंगल 50 डिग्री, वो आप यहाँ लीजिए। सो दिस इज दैट। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें और दे सकता है। सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाए कि मैं ऐसे दे रहा हूं, दिस इज अ वेक्टर ए, राइट, और एक वेक्टर उसने ऐसे दे रखा है, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, और ये एंगल उसने दे रखा है 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, और आपसे पूछ रहा है कि जरा ये बताए कि इस वेक्टर में एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट, इसलिए करके वो ऑप्शन दे देंगे, आंसर इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120, जो भी हो, 3-4 ऑप्शन दे सकता है। आपसे पूछे कि जरा इसका आंसर बताइए, ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये 30 डिग्री आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना हो तो उसका दो ही तरीका, या तो सबका टेल्स एक साथ कर दीजिए या सारे वेक्टर्स के हेड्स एक साथ कर दीजिए। यानी अगर मान लीजिए मैं दो वेक्टर की बात करूं, दो वेक्टर का अगर आपको एंगल चाहिए तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो, या दोनों वेक्टर का टेल एक साथ कर दें या दोनों वेक्टर का हेड एक साथ कर दें, एंगल आपको सही मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर आप चलेंगे तो आप उनके टेल को एक साथ करेंगे, हमेशा एक ही किसी लॉजिक को आप फॉलो करें, यानी एक जो कंसेप्ट है उसको आप फॉलो करें। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स का एंगल निकालना हो तो उनके टेल्स को एक साथ आप कर दिया कीजिए, ठीक है ना, तो आपको एंगल मिल जाएगा। इवन हेड से भी मिल जाएगा, अगर आप कॉन्फिडेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होता तो आप उस हेड्स को भी एक साथ करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों तरह से मैं निकाल के यहाँ बताऊंगा, टेल्स को भी एक साथ कर करके, हेड्स को भी एक साथ कर करके। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं पहले ड्रॉ कर दूं। दिस वाज गिवन वेक्टर ए एंड दिस वाज गिवन वेक्टर बी, और ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ था। मुझे कहा गया है कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तरीका क्या बताया गया है कि आप या तो दोनों वेक्टर्स का टेल एक साथ कर दीजिए या दोनों वेक्टर्स का हेड एक साथ कीजिए, एंगल आपको मिल जाएगा सही सही। तो अब देखिए मैं पहले टेल्स की बात कर रहा हूँ। तो बी वेक्टर का टेल यहाँ पे है, तो बी को जो छोड़ दीजिए, लेकिन ए का हेड है वहां पे, ए का टेल मैं कैसे लाऊंगा? तो देखिए एक रूल तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करें तो वेक्टर नहीं बदलता। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ऐसे है, अभी यहाँ पे है, मैं इसी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो क्या ये वेक्टर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है।
तो वही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। ये वेक्टर ए यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो भी हो, मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे स्लाइड करके ले जा रहा हूँ, पैरेलली मतलब पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने शिफ्ट किया और पैरेलल शिफ्टिंग हुई। तो पैरेलल शिफ्ट करने में चाहे यहाँ ले जाऊँ चाहे यहाँ ले जाऊँ, कहीं भी ले जाऊँ, अगर उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो दैट वेक्टर विल रिमेन ए, उसका नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, बदल नहीं नाम मतलब वो वेक्टर ही चेंज नहीं होगा। क्लियर बिल्कुल। तो अब मैं इसी वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस तरह इतना आगे बढ़ा रहा हूँ कि उसका टेल यहाँ पे आ जाए, टेल कोइंसाइड हो जाएगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये अभी ऐसे इसको मैंने आगे बढ़ा दिया लाइक दिस। ठीक है, सेम लेंथ रखिए। अब ये वेक्टर भी ए हो गया, जो भी लेंथ हो, अगर मान लीजिए इसका लेंथ में अगर 5 मीटर यहाँ लिखूंगा ईस्ट, तो यहाँ भी वो 5 मीटर ईस्ट ही है ना। तो शिफ्टिंग इतनी करनी है, इतना आगे बढ़ा देना है कि उसका टेल यहाँ आके मैच कर जाए, बस। तो वहाँ पे लाके रोक दीजिए, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कीजिए, जैसे ही यहाँ टेल पहुँचे छोड़ दीजिए। तो अब फायदा क्या होगा कि जैसे ये वेक्टर बी रहा, ये वेक्टर ए था, वेक्टर ये ए भी हो गया, अब दोनों का टेल यहाँ आ गया। तो अब ये जो एंगल होगा दिस इज द करेक्ट एंगल। तो अब आप समझ रहे होंगे ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180, राइट। 180 में से ये अगर 30 माइनस कर दें तो ये आंसर कितना आएगा 150 डिग्री, है ना। 180 टोटल रहता है, 180 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 30 की वैल्यू अगर आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो इस केस में एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री। तो ये कैसे मिला हमको, टेल्स एक साथ करने से। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर हेड्स एक साथ कर दूं तब भी आंसर यही आएगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे। तो देखिए मैं उसको भी समझाने जा रहा हूँ। ये रहा वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका बी था, एंड दिस एंगल वाज 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं उसके हेड्स को एक साथ करूंगा। तो अब देखिए हेड क्या, ए का हेड तो यहाँ पे है, दिस इज द हेड ऑफ ए। मुझे बी का हेड यहाँ लाना है, तो बी को क्या मैं पीछे ड्रैग करके लाऊंगा। पैरेलल शिफ्टिंग ये भी है, पैरेलल शिफ्टिंग में आप आगे जाओ पीछे जाओ दाएं बाएं कहीं भी जा सकते हो। अगर पैरेलली शिफ्ट हो रहा है तो वेक्टर नहीं बदलता। तो इस केस में ये रहा वेक्टर बी, चूंकि मुझे हेड यहाँ लाना है, हेड एक साथ करना है, तो मैं इसको नीचे पीछे ड्रैग करूंगा, ऐसे ला करके जैसे हेड यहाँ पहुंचेगा मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ। तो इस वेक्टर को ड्रैग कीजिए और ड्रैग करके यहाँ इधर स्ट्रेट वाइज बगैर उसका डायरेक्शन चेंज किए हुए यहाँ पहुंचा, ये उसका हेड यहाँ पहुंच गया, ए का हेड यहाँ है, बी का हेड यहाँ मिल गया इस पॉइंट पे, आप छोड़ दीजिए, दिस वेक्टर इज बी नाउ। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हो गया। तो देखिए पूरा एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, दिस होल एंगल इज 180। तो ये वाला कितना होगा, उसमें से 30 माइनस कर दीजिए, तो दिस एंगल इज 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 150 आ गया, यहाँ से भी आंसर आ गया। क्लियर है बिल्कुल। तो यानी आप चाहे उसके हेड्स को एक साथ कर दो या टेल्स को एक साथ कर दो, यू आर गोइंग टू गेट दिस सेम रिजल्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं आपको मालूम हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। यस, वो हेड टेल मेथड पे जो कुछ क्वेश्चन हम लोगों को करना था वो हम लोग करने जा रहे हैं, तो वेट कीजिए।